As the Lok Sabha elections draw near, all eyes are now on Bengal, where a fierce BJP-TMC confrontation looms once again, which often escalates into violence. In this special episode series, we engage with BJP's emerging leader Nishith Pramanik on crucial issues. Questions abound: will the BJP cross 400 seat mark? And what will the Modi 3.0 look like if they secure a re-election? It's a pivotal moment in Indian politics, and the stakes couldn't be higher. निशित जी, वन इंडिया में आपका स्वागत है। ये आप जो 2019 और 2024 का इलेक्शन है, क्या फर्क है अभी आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2019 में जो है कि ऐसा स्थिति, ऐसा समय था जहाँ पर सांगठनिक स्तर पर हम लोग जितना मजबूत थे, उससे कई गुना ज़्यादा 2021 में हम लोग सांगठनिक स्तर पर मजबूत हुए हैं। और 2019 में जब चुनाव हुआ था तब बहुत सारा कार्यकर्ता था, पहली बार जीत देखा, बंगाल के लोग ने दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद किया था। लेकिन उसके बाद 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस, पंचायत चुनाव में वायलेंस, और ये सब वायलेंस के सामने डट कर खड़ा रहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। टीएमसी का इतना उन लोगों का जो है भीति प्रदर्शन किया, अत्याचार किया, उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता खड़ा रहा। और ये सभी जो है आग में जलते जलते जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है वो खाटी सोना का रूप में उभर कर आया है। तो निश्चित रूप से बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी की, चाहे बूथ लेवल की कार्यकर्ता हो या फिर चाहे मंडल स्तर की लीडर हो, सभी लोगों को ये सब सीख भी मिला और देखने को भी मिला, और स्थितियों के साथ कैसे जूझना पड़ता है ये भी एक्सपीरियंस हुआ। तो स्वाभाविक रूप से, सांगठनिक रूप से 2019 से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी है। और एक जो पश्चिम बंगाल में ये जो तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो सरकार चल रही है, लोगों का जो गणतांत्रिक अधिकार है उसको कैसे खर्ब किया, गणतांत्रिक अधिकार को कैसे प्रयोग करने नहीं दिया तृणमूल कांग्रेस ने, ये बंगाल की जनता जो है ये देखा। चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव, लोग वोट देने ही नहीं जा पाया। तो ये जो अधिकार छीनने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया, लोग इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक तरफ जनता जनार्दन जो हमारे लिए भगवान की तरह है वो तैयार है, और दूसरी तरफ सांगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2019 से उसके मुकाबले 2024 का जो चुनाव है ये शानदार होने वाला है। और एक तरफ जनता भी तैयार है, दूसरी तरफ उनकी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी तैयार है। सभी मिलाकर एक भव्य चुनाव इस बार 2024 में देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि अब की बार 400 पार, ये बीजेपी का स्लोगन है। तो पिछले चुनाव में उत्तर बंगाल में जो 8 सीट है उनमें 7 मिला था। तो इस जो चुनाव आने वाला है तो आपका इशू कौन कौन सा है? क्योंकि सभी ने बोलते हैं कि उत्तर बंगाल में जो राज्य का सरकार है वो काम नहीं करते। तो ये इश्यूज, कौन कौन इश्यूज आप सामने रखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तर बंगाल बहुत लंबी समय से निपीड़ित रहा है, निर्यातित रहा है, और चाहे जो भी सरकार आए, चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, किसी भी सरकार ने पश्चिम बंगाल की डेवलपमेंट के लिए कार्य नहीं किया है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार आए, अगर कोई नॉर्थ बंगाल की तरफ देखा और सबसे ज़्यादा काम करने की प्रयास किया तो वो भारत सरकार है। अगर तृणमूल द्वारा परिचालित ये पश्चिम बंगाल सरकार चाहते
अगर उनकी सहयोग रहता तो ये काम और भी भव्यता के साथ हो सकता था। आप सभी लोगों ने देखा, आप अभी जो रास्ते से आए, आप देखा कि केंद्र सरकार ने किस तरह से डेवलपमेंट किया, किस तरह से इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ। रेलवे ट्रैक पहले सिंगल था, एक ट्रेन आते थे तो रुकते थे दूसरा ट्रेन जाने के लिए, अभी डबल ट्रैक हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन कोई सोच भी नहीं सकता था, अभी लोकल ट्रेन भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने का व्यवस्था यहाँ पर हो रहा है। और उसके साथ साथ जो रास्ते से लेकर, रेलवे से लेकर, वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर एयरपोर्ट, कुछ बिहार का एयरपोर्ट पहले मतलब ऐसे ही पड़ा था बहुत दिन से, लंबी समय से। स्टेट गवर्नमेंट 3-4 बार 2-3 एयरक्राफ्ट लेके चालू किया, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं चला पाया। और केंद्र सरकार का माननीय मोदी जी का उड़ान स्कीम से कुछ बिहार से रेगुलर स्केड्यूल फ्लाइट चल रही है और बिना रुकावट के चल रही है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार हर जो डेवलपमेंट है, हर जो चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे कनेक्टिविटी डेवलपमेंट हो, उसको पूरा करने के लिए, उत्तर बंगाल को सजाने के लिए पूरी तरह से गंभीरता के साथ इस विषय को लेते हैं। तो इस विषय में हम लोग राज्य सरकार की सहायता बहुत बार मांगा, चाहे वो NCOE नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने के समय में हो, या फिर चाहे वो जब हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में, जब सिर्फ उत्तर बंगाल में ही जब 6 लैंड पोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ, उस समय में जब स्टेट के पास जमीन हम लोगों ने मांगा तो वहाँ पर भी स्टेट ने सहयोग नहीं किया। तो इसका मतलब है केंद्र कोई प्रकल्प लेता है और डेवलपमेंट वर्क बंगाल में करना चाहते हैं तो उसके लिए बंगाल गवर्नमेंट सहयोग नहीं करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट अलग चीज होता है, ये पार्टी से ऊपर होता है, ये आपका किसी भी आइडियोलॉजी का आप हो, लेकिन डेवलपमेंट वर्क में सब शामिल होना चाहिए। भाजपा की सरकार नहीं है ऐसा बहुत सारा स्टेट है, जैसे तमिलनाडु है, जैसे कि पड़ोसी स्टेट उड़ीसा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल द्वारा परिचालित इस सरकार को, ममता बनर्जी को उड़ीसा से सीखना चाहिए, तमिलनाडु से सीखना चाहिए कि डेवलपमेंट वर्क के समय कैसे केंद्र के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो सभी स्टेट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत आपको स्नेह करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि एज ए पॉलिटिशियन, एज ए जो जेंटलमैन है वो, मतलब तो उनसे क्या सीखा आपने, कौन कौन सा चीज़ उनसे सीखना चाहिए सभी को? देखिए, पहली बात तो ये है माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ऐसा लीडर है जो ये कह सकते हैं कि युग के बाद लोगों का जो है आविर्भाव होता है। और ये लोग खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है, तो जितना चाहे आप सीख सकते हैं, अनलिमिटेड। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फिनिटी है। और ज्ञान की, नॉलेज की एकदम जो है समंदर है। और एक विषय तो हम लोगों ने सीखा कि देश के प्रति प्रेम, सद्भावना, ट्रांसपेरेंसी, और किसी भी छोटा विषय को उसका एकदम ग्रेविटी में जाके उसको समझना और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये डिसीजन, तत्क्षणात ये डिसीजन लेना। ये हम लोगों ने देखा कि ये बहुत जो है बहुत गंभीर समय में भी अविचल रहकर एकदम स्थिरता के साथ गंभीर डिसीजन लेना, ऐसा सिद्धांत जो है ये दोनों लीडर लेते हैं। और देश के हित में हमेशा सोचते हैं, सोता भी है तो देश के हित के लिए सोचता है, सपने में भी देश का हित देखते हैं। तो ऐसा लीडर हमें हमारे देश को मिला, ये बहुत, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे लीडर के साथ काम करके सौभाग्य प्राप्त हो। मोदी जी का सबसे बड़ा गारंटी जो CAA लागू हुआ है और उनसे बहुत सारे जो नागरिक वो खुश है, लेकिन यहाँ पे जो तृणमूल ये वोट के समय CAA के लेकर बहुत सारे बात बोल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस को पहले तो सीए का जो गाइडलाइन है वो देखना चाहिए, जो रूल बना है वो देखना चाहिए। ये किसी का नागरिकता लेने का आइन नहीं है, ये नागरिकता देने का आइन है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आए हैं, उनको अधिकार देने का आइन है, किसी का अधिकार छीनने का आइन नहीं है। और उसके अलावा भी सीए सिर्फ एक जो मैं कहूँगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा आइन है जिसके माध्यम से धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी नागरिकता को मिलने का बहुत सारा प्रावधान है, और इस विषय को उलझने का प्रयास पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं कहूँगा कि लोग अच्छी तरह से समझ गई है, और ममता बनर्जी की इस चालाकी में, इस झांसा में आने वाला नहीं है। हम लोगों ने, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 370 की जब हम लोग उसको 370 को कश्मीर से हटाए, अभिशाप को हटाए, उसके बाद भी बहुत सारा आवाज़ आया था कश्मीर में आग लग जगह ये हो जाएगा। लेकिन गृह मंत्री जी का जो है नेतृत्व, एक भी घटना नहीं हुई। बहुत सारा लोगों ने बोला था कि राम मंदिर हो जाएगा तो देश में बहुत कुछ होगा, आग जल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला का प्राण भी प्रतिष्ठा किया, भव्य राम मंदिर का स्थापना भी किया, देश में एक भी घटना नहीं हुआ। सीए होने से पहले भी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ये लोग बोल रहे थे कि बहुत घटना होगा, बहुत घटना होगा। लेकिन लोगों को आह्वान तो किया ममता बनर्जी आंदोलन के लिए, लोगों को तो भड़काया, लेकिन एक भी लोग इस विषय में ममता बनर्जी के साथ शामिल नहीं हुआ, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। इससे स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि बंगाल की लोग, पूरे देश की लोग समझ चुके हैं कि ये जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लोगों का हित के लिए ही है। जो धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर हमारे देश पे आए हैं, उनको अधिकार देने के लिए ही है। निश्चित जी, आपका बिजी शेड्यूल है, मैं 2-3 सवाल करूंगा आपको। आपने बताया कि ये जो उड़ीसा को देख के सीखना है, आप स्पोर्ट्स का भी मिनिस्ट्री में हैं, तो स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी उड़ीसा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरे जो बहुत सारे स्टेट है वहाँ पे हुआ है। लेकिन बोलते हैं कि आप यहाँ का खेल प्रतिमंत्री है, लेकिन तृणमूल ऐसे भी बोलता है कि जो जलपाईगुड़ी का साई सेंटर उसमें कुछ नहीं हुआ, हमने किया है। तो इसके बारे में, जो आपका खेल में सबसे बड़ा विषय है कि जो खेलो इंडिया से अभी नौकरी भी मिलेगा, ऐसा भी आपने चालू किया है, तो ये सब बारे में, खेल के बारे में आप क्या बताएंगे? और ये जो टीएमसी बोल रहे हैं आपके खिलाफ कि ये नॉर्थ बंगाल में वो कुछ नहीं किया, तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं कहूँगा इसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो मैं कहूँगा तृणमूल द्वारा परिचालित ये सरकार है। क्योंकि जब खेलो इंडिया सेंटर की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका कल्पना किया, उसका और हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया, देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हम लोगों ने किया। लेकिन जब पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोगों ने पूछा कि कहाँ कहाँ करना है, क्योंकि हम लोग स्टेट को मान्यता देते हैं, अगर राज्य में, किसी भी राज्य में हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उनका लैंड यूज़ करते हैं, ज़मीन यूज़ करते हैं, तो ये उनके पास हम लोग को बातचीत करना ही है, परमिशन लेना ही है। तो हम लोगों ने जब पूछा इसके बारे में, तो पश्चिम बंगाल सरकार कोई रिप्लाई तो दिया ही नहीं, इसके बारे में एक भी बात नहीं किया। तो ये तो अगर कोई ये सुविधा से वंचित रहता है तो बंगाल के लोग, और वंचित किसने किया? वंचित बंगाल की सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल द्वारा परिचालित सरकार ने किया। ऑपोजिशन के लिए आपका क्या वार्ता होगा कि ये जब घटना घट रहे हैं आपको ऊपर अटैक, और ऐसे भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सीए के खिलाफ बोल रहे हैं कि बोलता है कि राजवंशी के जो आपने बताया उनके साथ जो प्रतिश्रुति, ये सब नहीं हुआ। तो ये सब आरोप उन कैंपेन में चल रहा है, जगदीश जी बोल रहे हैं। तो ऑपोजिशन के बारे में आप क्या बताएंगे? ये थोड़ा अगर हमको बताइए। ऑपोजिशन के बारे में बताने का ही नहीं, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि उनके लिए बहुत गंभीरता के लिए सोचे। सोचना तो उन लोगों को है, बोलना तो उन लोगों को है।
ऑपोजिशन मेरे बारे में भला बुरा नहीं बोलेगा तो क्या मेरा प्रशंसा करेगा आपके सामने? भाई उनका काम ही तो है ये बोलना, भला बुरा बोलना। और जब तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर उनको पता है कि राजनीतिक रूप से अगर लड़ाई करेगा, राजनीतिक रूप से अगर यहाँ पर अगर लोग वोट देगा तो किसी भी हाल से तृणमूल कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतेगा, इसीलिए आक्रमण करते हैं जी। ये क्रूरता वाला राजनीति तो कोई सीखना है तो तृणमूल से सीखे ना, कि कैसे लोगों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, कैसे अत्याचार करना चाहिए, कैसे महिलाओं का जो सम्मान को लुंठन करना चाहिए, ये तो तृणमूल से सीखना है। ये अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कोई तृणमूल कांग्रेस के लीडर के घर में जाइए, अब देखिए ये उनका कार्यालय में जाइए, देखिए कैसे रात 12 बजे महिलाओं को वहाँ पर प्रताड़ित करने के लिए, अत्याचार करने के लिए बुलाए जाते हैं। ये तो तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है जी। इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, कहना ही नहीं चाहते हैं। हम हमारे जो है काम पर, परिश्रम पर विश्वास करते हैं, लोग जनता पर विश्वास करते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग जनता के लिए सोचें, उसके बारे में बात। निशित जी, मेरा आखिरी सवाल, अगले 5 सालों के लिए आपका विजन क्या है और इस बार जो मार्जिन वो कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन हम लोगों का लोगों के आशीर्वाद का है, मार्जिन जो है ये लोगों के आशीर्वाद बनाया गया। तो कोई संख्या जो है वो एक्सपेक्टेशन आप अगर कहेंगे तो ऐसा विषय नहीं है। लोग दोनों हाथ भरकर उनका जो है आशीर्वाद करेंगे, शुभ आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, हम लोग बस यही मानते रहते हैं और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा ये प्रत्याशा है। और 5 साल के लिए अगर कहेंगे कि क्या विजन है, तो देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कैसे अपने आप को समर्पित किया जाए उसका प्रयास रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा कि भारत को विकसित भारत बनाना है, हमारे देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनाना है, तो उसके लिए मैं जी जान लगा के जितना कार्य संभव होगा मैं करने का प्रयास। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये बिजी शेड्यूल में भी आप हमको इतना समय दिया, इसी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी। Subscribe to One India channel and never miss an update.